हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार आप सबों का झारखंड स्टडी ट्रिक में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नए अध्याय से जुड़ते हैं और इस अध्याय के विषय में संपूर्ण चर्चित करने वाले हैं। तो आज हम लोग नाटा यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसके विषय में चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके विषय में, तो अगर आप नाटा यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पहला तो कॉलेज लेक्चरर और दूसरा किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके विषय में कि नेट और जेआरएफ होता क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों एक ही में क्वालिफाई करना होता है और उसमें नंबर के आधार पर आपको नेट का रैंक और जेआरएफ का रैंक दिया जाता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं जेआरएफ के विषय में। तो जेआरएफ का यह होता है कि इसकी उम्र, जो जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का उम्र जो होता है वो उम्र होता है 30 वर्ष। जेआरएफ का क्वालिफाई करने का उम्र होता है 30 वर्ष। और एससी एसटी और ओबीसी और महिलाओं को उम्र में छूट मिलता है। अर्थात जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको छात्रवृत्ति भी दी जाती है, लेकिन छात्रवृत्ति आपको तभी दी जाएगी जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर एमफिल या फिर पीएचडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेट। और नेट क्वालिफाई करने का कोई भी उम्र नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के विषय में। और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होता है। पहला आपका होता है जून जुलाई में और दूसरा क्या होता है दिसंबर में। पर आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि अभी भारत में एक बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस बीमारी फैला हुआ है। और ये आपको पता होगा कि चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया को तबाह करके रखा है। और ये कोरोना वायरस के वजह से ही इसका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन अर्थात स्थगित किया गया है। जब तक भारत में लॉकडाउन रहेगा तब तक इसका एग्ज़ाम का एक विस्तृत जानकारी नहीं आएगा। जैसे ही आपका लॉकडाउन समाप्त होता है तो आपका इसका एग्ज़ाम का डेट और फॉर्म फिलअप करने का डेट भी कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो ये अभी जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता है तो अभी कुछ समय बढ़ जाएगा। तो आप लोगों के पास इसकी तैयारी करने का विस्तृत समय मिला हुआ है। तो ये साल में 2 बार होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी योग्यता के विषय में। तो अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इसकी योग्यता क्या होती है कि आपको इसके एग्ज़ाम के लिए एमए होना अनिवार्य है। अर्थात आप किसी भी सब्जेक्ट से हों पर आपको एमए क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अनिवार्य होने के साथ साथ आपको जो जनरल लोग होते हैं उसको 55% और एसटी एससी और ओबीसी को 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय में कि इसमें कुल पेपर कितने होते हैं। तो इसमें जो कुल पेपर होते हैं वो पेपर होते हैं 2। और इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो सामान्य ज्ञान का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो हमारा सब्जेक्ट्स का होता है। जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट्स में, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से अगर हम लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं
तो उसी सब्जेक्ट से हमारा जो सेकेंड पेपर होता है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट पेपर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें कुल प्रश्न होते हैं 60, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों को हल करना होगा और 50 प्रश्न कुल रहेंगे और हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल 100 अंक का रहेगा आपका पेपर फर्स्ट। अब जो आपका सेकेंड पेपर होगा वो टोटल 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुल अंक होगा 200। अर्थात यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको कुल प्रश्न 160 होंगे और आपका कुल अंक कितना होगा 300, क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न हो गए और आपको 100 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 में, जो हर एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, टोटल 200 अंक का। तो दोनों मिला के कुल 300 प्रश्न, कुल 300 अंक का देना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के विषय में कि इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, क्योंकि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो पेपर फर्स्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में कुल कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट होते हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 सवाल रहेंगे, अर्थात 5 गुना 10 अर्थात 50 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न तो आपके 60 रहेंगे, लेकिन आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ये आपका फर्स्ट पेपर में है। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के विषय में। यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या होती है इसके विषय में हमको पढ़ना है। तो अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता जो होती है वो हमारा सकारात्मक होती है। अभिक्षमता हमारा सकारात्मक भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, अर्थात ये हमें जन्म से भी प्राप्त हो सकती है। इसको हम लोग अर्जित भी कर सकते हैं और हम लोग इसको प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं। अर्थात प्रशिक्षण के द्वारा जो प्राप्त करते हैं वो बीएड के माध्यम से या फिर बीएसटीसी के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण जो होता है, शिक्षण के विषय में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि शिक्षण के स्वतंत्र चर क्या हैं, आश्रित चर क्या हैं और मध्यस्थ चर क्या हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको पढ़ना है शिक्षण अभिक्षमता के क्या अर्थ हैं, शिक्षण अभिक्षमता के प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, शिक्षण अभिक्षमता के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण अभिक्षमता के अधिगमकर्ता कौन कौन से हैं, शिक्षण अभिक्षमता के प्रकृति क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विधियां क्या हैं, शिक्षण अभिक्षमता के सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका मूल्यांकन हमको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 के विषय में। यूनिट 2 में हमको पढ़ना है अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमको पढ़ना है अनुसंधान अभिक्षमता के अर्थ क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके विशेषताएं क्या हैं, सोपान क्या हैं, इसकी विधियां क्या हैं, नैतिकता क्या है, शोध प्रारूप क्या है। इन सभी विषय के विषय में हमको चर्चा करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 के विषय में। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अर्थात इसमें एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और इसमें आपको पढ़ के और फिर आपको उत्तर देना होगा। और यह यूनिट जो है यूनिट 3 वो आपको यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए सबसे आसान सा यूनिट है और आपको इसमें 5 का 5 प्रश्न को हल करने के लिए आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ना होगा और फिर उत्तर को पढ़ना होगा, तब आपको आंसर देना होगा। तो आपको इसमें
सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में हमको पढ़ना है कम्युनिकेशन अर्थात संचार। तो संचार में हमको पढ़ना है कि संचार के अर्थ क्या क्या हैं, संचार के अर्थ क्या हैं, संचार के तत्व कौन कौन से हैं, उद्देश्य क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, संचार के सिद्धांत क्या है, इसकी तकनीकी क्या क्या है और इसके साधन क्या क्या हैं। ये यूनिट 4 में पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मैथ। ये मैथ और रीजनिंग जो पढ़ना है वो यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 5 में जो मैथ पढ़ना है वो सिंपल यूनिट मैथ के सवाल आते हैं और सिंपल चैप्टर के भी होते हैं, जैसे श्रेणी, समानुपात, अनुपात, औसत, चाल दूरी, परसेंटेज इत्यादि। और इसमें साथ में रीजनिंग भी होते हैं। और आपको अगर आप इसमें मैथ में पूरा का पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो आप डांसवा का बुक मैथ का पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 6 के विषय में। यूनिट 6 में हमको पढ़ना है रीजनिंग। जो ये रीजनिंग रहेगा वो तार्किकता वाला रीजनिंग रहेगा। तो यूनिट 6 में हमको पढ़ना है रीजनिंग, और रीजनिंग में तार्किकता वाला, जिसमें कथन निष्कर्ष वाला रीजनिंग पढ़ना है, और अनुरूपता पूरकता वाला पढ़ना है, वेन आरेख पढ़ना है, न्याय वाक्य पढ़ना है, भारतीय तर्क शास्त्र पढ़ना है, जिसमें भारतीय तर्क शास्त्र में ही प्रमा, अप्रमा, प्रमाण क्या है, इसके प्रकार क्या क्या हैं इत्यादि, इन सभी के विषय में चर्चा करना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में पढ़ना है डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों की व्याख्या में हमको क्या पढ़ना है कि आंकड़ों का अर्थ क्या है, आंकड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं, आंकड़ों का इकट्ठा कैसे करते हैं, इसकी विधियाँ क्या क्या हैं, और संश्लेषण कैसे किया जाता है, आंकड़ों के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इसका संश्लेषण कैसे किया जाता है, इसके विषय में हमको चर्चा करना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है यूनिट 8। यूनिट 8 में पढ़ना है ICT के विषय में अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधन क्या हैं, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, इसके विषय में हमको पढ़ना है यूनिट 8 में। नेक्स्ट हमको पढ़ना है यूनिट 9। यूनिट 9 में पढ़ना है लोग, परिवार, समाज, पर्यावरण, प्रदूषण। पर्यावरण में जो हमको पढ़ना है वो इकोलॉजी है पढ़ना, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है यूनिट 9 में। नेक्स्ट पढ़ना है उच्च शिक्षा प्रणाली, और ये हमारा पेपर फर्स्ट का लास्ट यूनिट है, 10वां यूनिट है। तो इसमें पढ़ना है हायर एजुकेशन सिस्टम के विषय में, जिसमें आपको UGC के विषय में पता होना चाहिए अर्थात विश्वविद्यालय आयोगों का पता होना चाहिए, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए अर्थात शिक्षा से संबंधित आयोगों के विषय में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय नीति के विषय में पता होना चाहिए, NCFRTE एक्ट 2009 के विषय में पता होना चाहिए। इन सभी के विषय में आपको पता होना चाहिए।